इसमें नॉर्मेलिटी, ये तो आसान था। यस सर, हो गया तो। n वैल्यू 2 आनी थी, x वैल्यू, मोलैरिटी विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मेलिटी। इसमें यस सर। डाउट है, करें सॉल्व? यस सर। स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी बतानी है। Molarity is provided to you 0.01 molar and density of solution is also provided to be 1.1 gram per milliliter. Molality क्या था? मैंने तो मोलैरिटी सिखाया था। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यस सर। मोलैरिटी अगर 0.01 है तो 0.01 मोलर का मतलब 0.01 moles of solute in 1 liter solution. Any doubt? नो सर। मोलैलिटी में मुझे क्या निकालना होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ चुके हैं, एंड मुझे एक और चीज चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट टू इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अपने पास आ लिए, कितने? 0.01। अब ध्यान किस पे देना है? मास ऑफ सॉल्वेंट पे। लेकिन मेरे पास तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की और डेंसिटी भी है, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की। डेंसिटी जो प्रोवाइड की गई है वो है 1.1। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता तो वो निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर विच विल बी 1000 ml। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो जो मास आना चाहिए वो आपका ग्राम में आना चाहिए, एंड वॉल्यूम मस्ट बी इन मिलीलीटर्स। ऑन सॉल्विंग यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 1100 ग्राम्स। ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया, लेकिन क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए? नहीं, मुझे तो क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास। चलो कोई बात नहीं, जो सॉल्यूशन का मास है उसमें किस किस का मास इंक्लूड करेंगे हम? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मास है 1100। सॉल्यूट का मास अगर मिल जाए तो काम बन जाए। सॉल्यूट का मास मिल सकता है क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स तो हैं, तो हम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स रिस्पेक्टिव मास। तो 0.01 मोल ऑफ सोडियम carbonate, 0.01 mole of sodium carbonate will be corresponding to 0.01 into its mass, which is, इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 46 plus 12 plus 48। हाँ, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, 52 है सर। into 0.01, 1.06 ग्राम्स। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, 1.06 तो नहीं आएगा, बहुत कम आ रहा है सर। 52 नहीं सर, आ जाएगा आंसर, मेरा आ गया था। 0.01 ही आ रहा है। दिस विल बी 0.01 ग्राम ऑन सॉल्विंग। कैसे आएगा? मोल्स multiplied by its molecular mass 106. This will be 0.01 gram. ठीक है, कोई डाउट? 1.06 ग्राम, सॉरी 1.06 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट है 1.06 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑन सॉल्विंग यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया अपना, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी माइनस 1100, 1098.94। बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू moles 0.01 upon mass of solvent 1098.94 into 1000। कर लोगे? यस सर। Divided by 1098.94, this will be 0.009।
9 into 10⁻³ किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, प्रतिष्ठा, रिधिमा क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. लक्षिता, दीक्षा, Yes, sir. Yes, sir. अगला डाउट लेते हैं। $800 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय वेट वाज कूल्ड, ये वाला भी डाउट में होगा था ना, ये कैसे हो सकता है Yes, किसी sir. से? ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा मन था कि ये तो डालना ही डालना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो गया सोहम, कोई डाउट है? सर ज्योमेट्री वाले हम बाद में करेंगे डिस्कस, जो क्वेश्चंस रह गए। इसके बाद ही करेंगे, अभी करेंगे, उसके बाद ही आगे करेंगे। जो टेस्ट के डाउट्स हुआ करेंगे वो डेली क्लास में ही हुआ करेंगे एंड फिर आगे किया करेंगे। वैसे तो टेस्ट के जो भी टेस्ट हुआ करेगा मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कि मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन बना के फ्रेम कर दूं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है एंड एज सच इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो जब तक वीडियो सॉल्यूशन नहीं है तब तक हम क्लास में करेंगे। 800 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय वेट वाज कूल्ड डाउन। 40% का मतलब अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करूं तो उसके अंदर 40 ग्राम सॉल्यूट है एंड हमने कितना सॉल्यूशन लिया? 800 ग्राम। 800 ग्राम सॉल्यूशन विल बी कंटेनिंग 320 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड, तो 100 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट का मतलब अलग हो गया, बाहर निकल गया, तो 100 ग्राम सॉल्यूट रिमूव्ड, 100 ग्राम सॉल्यूट रिमूव्ड। अच्छा ये बताओ, जब मैंने 100 ग्राम सॉल्यूट रिमूव कर दिया तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना बचेगा? 220. 220. एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बचेगा? 700. 700. वो 100 यहाँ से भी कम होगा, कई बच्चों ने यहाँ पे 800 ही रख दिया होगा एंड आंसर गलत आ गया होगा। अरे वो 100 ग्राम अगर सॉल्यूट कम हुआ है तो सॉल्यूशन में भी तो सॉल्यूट आता है ना, तो वो भी कम होगा। अब परसेंटेज निकालनी है, अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 220 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइडेड बाय 7 बेसिकली 31.4 ए पार्ट। Yes, sir. मैम हो गया था? Yes, sir. 31.42 आया. फिर तो बढ़िया है, और भी अच्छा है अगर ये हो गया। फिर नंबर क्यों नहीं आया अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए? सर पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन, मतलब टेस्ट. स्पीड बढ़ाओ, फिर तो मैं यही कहूंगा। क्योंकि आधे घंटे में तुम्हें 10 क्वेश्चन करने होंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि फाइनल पेपर में मतलब अभी तो बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत है, तो अभी कुछ नहीं कहेंगे। फाइनल पेपर में तुम्हें 1 घंटे में, केमिस्ट्री के 1 घंटे में बेसिकली 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अभी तो मैं तुम्हें आधे घंटे में 10 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूँ ना, उससे ज्यादा होने चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें अपनी स्पीड इसी हिसाब से फ्रेम करनी है कि तुम 1 घंटे में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, तब जाके तुम फाइनली 30 की जगह 25 एटलीस्ट वहां अटेम्प्ट करोगे। अभी तो हम स्पीड बहुत कम पे चल रहे हैं, अभी तो हम आधे घंटे में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 20 क्वेश्चन की स्पीड पे हैं। अभी तो स्पीड में बहुत इंक्रीज आना बाकी है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट हैज द डेंसिटी ऑफ 1.84? ये करना है, यही हो गया था। हाँ सोहम, अविष्का, किसी का कोई डाउट है ये क्वेश्चन? सर Yes, इधर sir. कर ही दो सर। करीब है। मेरा था सर. व्हाट इज द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी पूछा है, डेंसिटी ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ है। 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना तो ये बन गया 98 ग्राम H2SO4। यस सर। 98 ग्राम H2SO4 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल।
ठीक है, and since density of solution is 1.84, therefore volume of solution will be 100 divided by 1.84 milliliter. and बस अब तो मोलैरिटी मैं डायरेक्ट कर गया हूँ, थोड़ा सा सबको समझ आया ना. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने वहां से वॉल्यूम निकाल दी है. एंड मास किसका यूज करेंगे? सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की. तो मोलैरिटी विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज 1.84 into 1000. सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा. $18.4. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ये वाला डाउट है किसी का? मुझे नहीं लगता कि ये डाउट होगा. है डाउट? सर किया ही नहीं. और किसी ने डाउट है किसी का? फिर मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो रहने दूंगा. नो सर. No, नहीं? sir. अगर डाउट होगा मैं क्वेश्चन तभी डिस्कस करूंगा, तो अगर डाउट है तो बता दिया करो, कोई इश्यू नहीं है. इसमें भी कुछ सर? नहीं था, मॉलिक्यूल्स को बस मोल्स में कन्वर्ट करना था. बोलो. Yes, sir. सर वो जो सर्टिफिकेट होता है वो कोई काम के रहते हैं? नहीं, वो किसी काम का नहीं है. वो तो ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एक एडवांस सॉफ्टवेयर में डिजाइन है कि अगर मुझे कोई बच्चा सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करता है, या फिर ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ना एनटीए का सॉफ्टवेयर है एक तरह से. एनटीए तो एक सर्टिफिकेट रिलीज करता है एट द एंड, तो वो सर्टिफिकेट इसमें भी रिलीज होता है. अगर मैं उसमें अपलोड कर दूं डिजाइन उसका, तो वो मैं कॉपी नहीं कर सकता ना एज इट इज, मैं वो ऑप्शन छेड़े नहीं. 8th क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना था, डिवाइडिंग बाय एवोगैड्रो. वॉल्यूम थी, वहां से मोलैरिटी आ जाती. कर लोगे ये भी? एंड मुझे नहीं Yes. पता ये आंसर कैसे हुआ, किसका है सर बी. शुभ्रांग, आंसर गलत कैसे हुआ? क्या सर? ये आंसर गलत कैसे हुआ? सर ये मैंने वो पहला वाला टेस्ट है सर, ये मैंने रिवाइज ही नहीं किए थे. ये भी आसान था, दोनों के मासेस गिवन थे एंड परसेंटेज पूछी थी. मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मास इनटू 100 करना था. बस ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे mg है और एक जगह ग्राम है, तो दोनों के यूनिट सेम करने थे. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. एंड 10th वाला डेंसिटी प्रोवाइडेड है, ये तो सेम जैसे अभी अभी किया है, लगभग वैसा सही क्वेश्चन है. करोगे इसका आंसर कर लोगे? ये भी जरूरत नहीं है मुझे करवाने की. Yes, sir. अगर है जरूरत तो बता दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवा दूंगा. लेकिन मैं यही चाहूंगा कि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है ये तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इन केस कभी भी लगे क्वेश्चन नहीं आता है, ये रिजल्ट्स तुम्हारे पैनल पे पूरे साल के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो तुम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो. ये नहीं है कि ये मिट जाएंगे कभी. तो ये क्वेश्चंस को तुम कभी भी दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम की, जो था हमारा कल वाला स्टेकोमेट्री वाला. सर बट अब एक देखो बार अगर हमने मार्क एंड नेक्स्ट पे कर दिया, मतलब वो ग्रीन आ गया, फिर उसके बाद भी अगर हम बैक जाते हैं किसी और क्वेश्चन पे तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है? नहीं, एक बार ग्रीन आ गया तब वो कैंसिल नहीं हो. सर तो 10th क्वेश्चन पे ग्रीन आ गया था, फिर उसके बाद 30 सेकंड रह गए थे, तो मैंने 9th क्वेश्चन चेक करना था, मैं 9th पे गई तो फिर वो तुमने सबमिट हो गया. तुमने 10th पे क्लिक किया आंसर पे, वो ग्रीन हो गया, लेकिन तुमने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया. ओके. वो सेव करना बहुत जरूरी है, तभी वो सेव होगा इस सिस्टम के अंदर. ग्रीन तो वो हो जाएगा, लेकिन ग्रीन जैसे तुम दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हुए होगे ना, वो फिर से रेड हो गया होगा. सर वो देखा ही नहीं मैंने, और फिर जब मैंने 9th पे किया तो उसके बाद तो सबमिट ही हो गया. मतलब वही ना, जैसे तुम दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हुए होगे वो रेड हो गया होगा, क्योंकि तुमने उसको सेव नहीं किया था. अब हम बात करते हैं स्ट्रेकोमेट्री वाले की. इस क्वेश्चन में डाउट है? करवाऊं?
देखो चलो, सर एक बार इसका आंसर बता दो। आंसर तो कभी भी तुम देख सकते थे अपने माई रिजल्ट्स में जाके। करेक्ट आंसर इज बी। नहीं सर, सॉल्व करके कह रही हूँ मैं। सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन बता दो। 7a plus 13b plus 15c gives 17p। अब देखो इसमें तुम्हें 15 मोल्स ए दे रखा है and 26 moles of B is provided and 30.5 moles of C is provided। तुमसे ये पूछा है in limiting reagent is। तो limiting reagent के लिए हम रफ में क्या करते हैं, जो given moles हैं उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं ए के लिए ये काम करूं, 15 को किससे डिवाइड करना होगा, 7 से, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1। ठीक है, फिर मैं बी के लिए ये काम करता हूँ, 26 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 2 आ जाएगा एग्जैक्टली 2.0। अगर यही काम मैं सी के लिए करूं, 30.5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.03 अप्रॉक्स। तो सबसे छोटी वैल्यू किसमें आ रही है, बी। तो बी विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। सर एक बार ना इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज ना आप एक बार नोट डाउन करवा दो, क्योंकि पता है मैंने इस क्वेश्चन में 7 फर्स्ट वाले पार्ट में 7 into 15 करा था। फॉर्मूलाज नोट डाउन करवा देंगे, लेकिन मैं तुम्हें भेज दूंगा, कोई ना कोई पीडीएफ पड़ी होगी मेरे पास फॉर्मूलाज की, तो तुम उससे कर लेना। लेकिन मैं उसको कभी यूज, मतलब सच बताऊं ना, मैं कभी फॉर्मूला लिखवाता नहीं हूँ एंड में, ना ही मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो काम ना मुझे नहीं लगता कि कभी काम आएगा। वो काम तुम्हारा है बेसिकली, कि तुम लोग चैप्टर गो थ्रू करो एंड हर एक चैप्टर का अपने हिसाब से एक फॉर्मूला तैयारी करने का तरीका पता क्या है, कि अगर मेरी तरफ से फॉर्मूला वाला पार्ट खत्म हो गया है, कभी चैप्टर खत्म हो गया, तो तुम उस चैप्टर को रिवाइज करो। रिवाइज करने पे उसका एक फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ एक एग्जांपल, एक ऐसे शीट तैयार करते चलो हर एक चैप्टर की, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ एक एग्जांपल, तो वो चीजें बहुत काम आएंगी एट द एंड। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगर डाउट सर है तो पूछ यही लो। था वो क्वेश्चन। क्या? सर इसमें ए के नीचे बी लिखा था सर। ओहो, रिधिमा, मयंक, कोई नो डाउट सर। किसको? मयंक, लक्षिता, हर्षवर्धन, दीक्षा? सर इसमें 1 मोल फिर उसके बाद 4 मोल लिखा था, उसमें कंफ्यूज हो गई थी मैं। कहाँ 4? NH3 और फिर उसके बाद 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। वो तो स्टोइकोमेट्री है ना। देखो, स्टोइकोमेट्री इज डिफरेंट थिंग एंड गिवन अमाउंट इज डिफरेंट थिंग। ये तो स्टोइकोमेट्री है, ये जो बैलेंस रिएक्शन में नंबर लगे हैं ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये अलग चीज है। एंड जो गिवन डाटा है ये अलग चीज होती है, दोनों को अलग अलग रखो, दोनों अपने अपने काम के हैं। रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2। मेरे पास क्वेश्चंस तो और भी थे स्टोइकोमेट्री के बहुत सारे, मैं चाहता तो 10 क्वेश्चन बड़े आराम से फ्री मार्क कर देता, लेकिन उसमें ना रिएक्शंस गिवन नहीं थी, चक्कर वही पड़ रहा था, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन वही दे सकता था जहां रिएक्शंस गिवन हो। ये 1 मोल है एंड ये भी 1 मोल है, तो फिर से वही काम करना था कि 2 का डाटा गिवन है तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो। एंड लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढते, अगर अमोनिया के लिए मैं करूं तो गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 0.25। अगर O2 के लिए करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.2। तो O2 के लिए वैल्यू छोटी आ रही है, तो O2 इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। फिर मुझे पूछा गया था, बस O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, सीधा सा है, लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना आसान था देखो। यस सर। इसमें डाउट है सर ये किसी वाला को? सही था मेरा, बस मैं ऐसी कंफ्यूज हुई थी पहले। ठीक है, इसमें कोई डाउट थर्ड वाले में?
नो No, सर sir. फोर्थ, नो सर ये रिएक्शन No, sir. बैलेंस नहीं थी, तो जिसने बिना बैलेंसिंग करे सॉल्व कर दिया तो उसका तो गलत ही आया होगा। ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं थी, तो बैलेंस करनी थी ये रिएक्शंस। फिफ्थ, नो सर सब सिक्स्थ, ठीक है, हम आगे काम करते हैं आज। एंड अभी तक जो मैंने कराया उसमें कोई डाउट हो किसी को? No, sir. No, sir. मैंने तुम्हें कहाँ तक कराया, कौन कौन से टॉपिक्स रह गए अब हमारे? Sir, laws रह गए हैं। सर 3 टॉपिक्स रहते हैं। लॉस करते हैं आज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस किस को आता है? सर I know. मुझे आता है। हेडिंग डालो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आर्यन तुम्हारे नंबर बड़े कम आ रहे हैं, क्या हो गया? Sir, calculation. कोई बात नहीं। फर्स्ट है टाइमर इसके की वजह अंदर, से ना सर, टाइमर की वजह से सर टेंशन हो जाती है, तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं होता। क्या करें, टाइमर तो देना ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सर ये लॉस ऑफ केमिकल कैलकुलेशन का पार्ट है। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ। ओके। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be converted from one form to another. But can be converted from one form to another. कि मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैं इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, मुझे पता है बचपन में तुम पढ़ते आए हो इसे एंड बहुत अच्छे से जानते हो इस लॉ को। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर क्वेश्चन में ये 10 ग्राम लिया था एंड फाइनली 50 ग्राम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म, तो बताओ हाइड्रोजन कितना लिया होगा? 40. क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मुझे नाइट्रोजन का मास 10 दिया था, मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा था, ये रिएक्टेंट्स का मास है, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट व्हिच वाज प्रोवाइडेड टू बी 50। ऑन सॉल्विंग मास ऑफ हाइड्रोजन कम्स आउट टू बी 40 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नोट कर लो इसे। सर अब अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर वो लॉ वो यूज करें इसमें तो भी सेम ही आएगा आंसर। हाँ, उसमें कुछ मास बच जाएगा, जो अगर लिमिटिंग रिएजेंट लगाओगे तो एक्सेस रिएजेंट का मास बच जाएगा बस। ओके सर। कोई डाउट किसी को?
नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, अगला करते हैं लॉ। लॉ पहले दो लॉ बहुत आसान है, थर्ड लॉ से असली कहानी शुरू होती है। सेकंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। ये भी 9th में पढ़ा है, यस सर। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसे। इसके बारे में कोई आइडिया? ये लॉ क्या कहता है कि इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड रेशियो ऑफ mass of various combining elements always remains the same, always remain same, always remain same। अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेरियस कंबाइनिंग एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब क्या है, लॉ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करता है लेकिन है बहुत आसान। वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वो वाटर चाहे तुम अपना टैप वाटर लो, यहाँ पे एक और लाइन ऐड की जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, irrespective of its source। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझते हैं, चाहे वो पानी हमारा टैप वाटर हो जो घरों में आता है, ठीक है, चाहे वो लेक से लिया जाए, चाहे वो किसी सी से लिया जाए, ठीक है। अब एक बताओ, वाटर के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा हमेशा? अगर मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? 2 atoms। 2 एटम्स, लेकिन हमें मास की टर्म्स में चाहिए यहाँ पे, रेशियो ऑफ मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 एंड 1 इंटू 16। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर कहीं से भी लो, उसके अंदर कितना हाइड्रोजन होगा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑलवेज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों का जो रेशो है, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना आएगा? 2/16, 1/8। तो ये जो रेशो है ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो लेक वाटर है, चाहे वो सी वाटर है। मास ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, रेशियो ऑफ मास ऑफ कंबाइनिंग एटम्स always remains the same, ratio of mass of various combining elements always remains the same। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा, वाटर का फॉर्मूला H2O रहेगा, जब तक फॉर्मूला H2O रहेगा तब तक उसका मास हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर। तो जो रेशो है वो हमेशा ही कितना आएगा? 1:1, चाहे तुम कुछ भी ले लो। आया समझ या नहीं? शुभ्राम कोई डाउट? नो सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। अविष्का, प्रतिष्ठा, यस सर। दीक्षा, नो रिधिमा? सर। ठीक है, सिंपल सा है नो कि सर। पानी तो पानी रहेगा, उसका फॉर्मूला H2, मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं इस लॉ की बात करूं, वो ये है कि फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो पानी कहीं से भी उठा लो। सिंपल कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब ये थोड़ा और क्लियर होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान से समझो। 2.16 ग्राम कॉपर मेटल, तो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर है हमारे पास 2.16 ग्राम, was dissolved in nitric acid on subsequent drying and ignition, the solution of 2.70 copper oxide। बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे तो बस इतना समझ आया कि 2.70 ग्राम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इससे हमें इतना कॉपर ऑक्साइड मिल गया किसी प्रोसेस कैरी आउट करने से। ठीक है, कॉपर लिया, उसको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया, ड्राई किया, इग्नाइट किया, जो कुछ किया, फाइनली 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड। इतना कॉपर लेने से इतना कॉपर ऑक्साइड मिल गया। कोई डाउट? ये लाइन क्लियर है? यस सर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। अब क्या कह रहा है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, मतलब सेकंड केस की बात कर रहा है, ये एक और एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कितना लिया गया, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ रिडक्शन करा दी गई एंड इससे 0.92 ग्राम कॉपर मिला। शो दैट दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ तभी सेटिस्फाइड होगा अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों केसेस में जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर सेम। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन। तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि जितना कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो इस केस में है उतना ही कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो सेकंड केस में भी है। समझ आया या नहीं? आज का लेक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर थोड़ा ध्यान से ना समझोगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाओ तभी समझ आएगा। प्रतिष्ठा, अविष्का क्लियर है? सर आगेंद्र कहाँ चला गया? आगेंद्र, आज क्लास में बच्चे बहुत कम है, आज तो सबके घर फोन लगाना पड़ेगा, क्लास करते हैं आज सेटिंग। चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगर मुझे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि दोनों केसेस में जो कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो सेम है। तो यहाँ पे कॉपर का मास तो है अपने पास, लेकिन ऑक्सीजन का मास नहीं है। क्या कोई मुझे ऑक्सीजन का मास बताएगा? सर बोलो। 0.45 54 बिल्कुल। 0.54 देखो, इसमें कॉपर ऑक्सीजन दोनों का मास है। कॉपर का मास अपने पास है, केस 1 की बात कर रहा हूं, कॉपर का मास है 2.16, कॉपर ऑक्साइड का मास है 2.7। कॉपर ऑक्साइड में दोनों है ना, कॉपर भी है ऑक्सीजन भी है, तो दोनों का मास 2.7 है। तो कॉपर का मास अपने पास ऑलरेडी था 2.16, तो यहां से ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, 2.7 माइनस 2.16, 0.54। कोई डाउट? ये समझ आया सबको? यस सर। प्रतिष्ठा, प्रणव, आर्यन? सर एक बार दोबारा बता दो। देखो, कॉपर का मास है हमारे पास 2.16, मुझे ऑक्सीजन का मास चाहिए अगर रेशियो लेना है। मेरे पास ऑक्सीजन का मास नहीं है, मेरे पास कॉपर का मास है और कॉपर ऑक्साइड का मास है। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है, 2.7। कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, कॉपर का मास भी आएगा, ऑक्सीजन का मास भी आएगा, दोनों का मास मिला के 2.7 है। अकेले कॉपर का मास कितना है, 2.16। तो ऑन सॉल्विंग वहां से मैंने क्या निकाल लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया। क्लियर है रिद्धिमा? यस सर, फिर वो रिडक्शन वाला भी करना हमने। वो भी करेंगे। तो यहां से फर्स्ट केस में रेशियो कितना आएगा, 2.16 डिवाइडेड बाय 0.54, 2.16 डिवाइडेड बाय 4:1। तो यहाँ पे पहले केस में रेशियो निकाल लिया। अगर सेकंड केस में भी रेशियो सेम आ गया तो मैं कहूंगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज सेटिस्फाइड। ऐसा ही होगा, अगर सेकंड केस में रेशियो सेम निकल आया तो हमारा लॉ सेटिस्फाई होगा। सेकंड केस की बात करते हैं।
सेकंड केस में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है एंड कॉपर कितना है 0.92 ग्राम। फिर से देखो, कॉपर का मास तो है, अगर ऑक्सीजन का मास निकल आए तो बात बन जाए। कॉपर ऑक्साइड में दोनों मासेस होंगे, कॉपर का मास भी होगा, ऑक्सीजन का मास भी होगा एंड टोटल मास इज 1.15। अकेले कॉपर का मास हमें दे रखा है 0.92। ऑन सॉल्विंग यहां से मैं ऑक्सीजन का मास निकाल लेता हूं, तो अकेले ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 1.15। Point बोलो 0.23. ठीक है, तो फिर से रेशियो ले लेता हूँ, कॉपर का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास। दिस विल बी 0.92 डिवाइडेड बाय 0.23, अगेन 4:1। क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अपना जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है या डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, इट इज फुली सेटिस्फाइड। आया समझ या नहीं? Yes, sir. सबको Yes, क्लियर? sir. यस सर। दीक्षा, हर्षवर्धन, अविष्का, Yes. लक्षिता? Yes, sir. लक्षिता बच्चे क्लियर है? Yes, sir. शिवराम, सोहम? यस सर। यस ठीक, सर। नोट करो इसे, नोट करो। देखो, चाहे सिलेबस स्लो स्लो चले लेकिन करना पड़ेगा आराम आराम से। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। तुम सब कल फ्री हो? सर कल इस टाइम पे तो नहीं। इस टाइम पे तो नहीं, किस टाइम पे फ्री होते हो? सर मेरी 1:35 क्लास खत्म होती है 2 o'clock के 2 o'clock 5:30 के बीच में। 2 to 5:30 के बीच में फ्री हो, ठीक है। 4:30 to 6 फ्री हो? नहीं सर मेरी 5:30 दूसरी क्लास है कल ऑल्टरनेट्स पे। किसकी क्लास है? फिजिक्स। की क्लास, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लिख लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन पे आते हैं। 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट is added to a solution of acetic acid weighing 10 gram. It's observed that 2.2 gram CO2 is released into the atmosphere. सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको रिएक्ट कराया एसिटिक एसिड के साथ। It is observed that CO2 is released in the atmosphere. CO2 बाहर निकल गया and some residue was found. कुछ रेसिड्यू बच गया। एंड अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4.2 ग्राम तुमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था
and it was allowed to react with 10 gram of acetic acid. 2.2 gram of carbon dioxide was evolved and 12 gram of residue was obtained. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. क्या ये law of conservation of mass को satisfy करते हैं? यहाँ पे total mass कितना आएगा? 14.2. यस सर करते यहाँ हैं। पे भी total mass कितना आएगा? 14.2. बस statement को समझना है. Hence, this truly satisfies law of conservation of mass. समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। अब इसी का बी पार्ट देखो। रिएक्शन देखो सेम है। NaHCO3 के अंदर एसिटिक एसिड ऐड किया है एंड क्वेश्चन कह रहा है द रेसिड्यू वाज वेइंग, तो रेसिड्यू मिला। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 इवॉल्व? तो देखो क्वेश्चन है कि तुमने ये 6.3 ग्राम लिया एंड ये 15 ग्राम था। द रेसिड्यू वाज फाउंड टू वेइ 18 ग्राम। इसका मास कितना होगा? कोई बताएगा? सर 18 माइनस, इसका टोटल कितना आ रहा है? 15 प्लस 6.3, दिस इज 21.3। 21.3, so 18 minus 21.3. 21.3 माइनस 18, हाँ, okay, okay. ये 3.3 ठीक है, तो ये बनेगा 3.3 ग्राम। तभी तो ये 21.3 के बराबर आएगा। यस सर। ठीक है ना? देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार। इतना लंबा क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें असाइनमेंट भेजी थी ये उसी में से है। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रुप में लिंक है। सर आपको एक टेस्ट ना बिना नेगेटिव मार्किंग के भी लेना चाहिए वैसे। हाँ लेंगे, पक्का लेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट बिना नेगेटिव मार्किंग के। मेरा एक टेस्ट जो बिना नेगेटिव मार्किंग के होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा। वो फिर सर आप शायद पूरे चैप्टर का लोगे, है ना? हाँ, वो फुल चैप्टर का होगा और जल्दी होगा। टेंशन मत लो, ये आदत डाल लो। पता है क्या है, इसमें मोरल डाउन करने वाली भी बात नहीं है। ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस से ही सुधार आएगा। हाँ, अब इसको ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना ही बंद कर दोगे। नंबर कम आ रहे हैं तो कम ही आने तो कोई बात नहीं। इस टेस्ट को लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम डेली बेसिस पे अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है। सिंपल। ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो अगली क्लास में हमारा जो टेस्ट होगा, अगली क्लास से पहले, मतलब मैं तुम्हें बताना है डेली क्लास से पहले टेस्ट होगा। अब अगली क्लास से पहले देखा जाए तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है आज के टॉपिक पे डालने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जा सकते। ठीक है, आज जो हमारा लॉस चल रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम आउट नहीं किए जा सकते। तो जो अगला टेस्ट होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी अब तक हमने काम किया, मतलब स्ट्राइकोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड मोल, इन तीन के ऊपर मिक्स क्वेश्चन था आपको। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है सर। सर पता है मेरे साथ क्या होता है, जैसे हमने जितना भी पढ़ा होता है ना वो सारा मिक्सअप हो जाता है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं रहता ना। हाँ, अब मिक्सअप क्वेश्चन डालेंगे ना, फिर ठीक रहेगा, फिर तो और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चंस ही मिक्स आएंगे तो मिक्सअप होना तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना प्रतीक्षा? अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी डालेंगे, टेंशन मत लो, वो देखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम आउट किए जा सकते हैं। इट स्टेट्स दैट टू एलिमेंट्स, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब बहुत आसान है, स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब क्या है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो मैंने एक बार कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया टू फॉर्म CO। वहीं पे एक बार मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया
जिसका भी माइक ओपन है बंद कर दो। Assuming 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to form some CO. In this case, 12 gram of oxygen combines with 32 gram of oxygen. यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 6 gram of oxygen combines with 16 gram of O2 to form CO2. मान लेते हैं ये कोई केस है। अब लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, एक में कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट्स को मिला के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए जा सकते हो, ठीक है, तब अगर हम किसी एक कंपाउंड का मास फिक्स कर दें, किसी एक कंपाउंड का मास फिक्स कर दो, किसका फिक्स करना चाहोगे? फिक्सिंग मास ऑफ कार्बन, फिक्सिंग मास ऑफ कार्बन, और वो मास कितना फिक्स करना है वो भी तुम्हारी मर्जी है। फिक्सिंग मास ऑफ कार्बन, मैं 1 ग्राम फिक्स करना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं 1 ग्राम फिक्स कर देता हूं, ठीक है। किसी एक का मास फिक्स करना है, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, in that case you have to fix mass of one of the elements, and अच्छा यही रहता है कि उसको 1 ग्राम फिक्स कर दो, ठीक है। पर सर 1 ग्राम तो एक ही कंपाउंड बना है। नहीं, एक में एक CO बना है, एक CO2 बना है, देखो दो डिफरेंट रिएक्शंस है ना, एक CO बना है, एक CO2 बना है, बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट रिएक्शन में ये वाला लॉ नहीं काम होता? इफ मतलब अगर सेम रिएक्शन है और उसमें दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, रिएक्शन तो मैं यहाँ पे प्लस CO2 लिख सकता हूँ, वो मैंने अलग अलग कर दिया। दो अलग अलग रिएक्शंस होंगी, एक में कुछ कंपाउंड बना होगा, सेकंड रिएक्शन में कुछ और कंपाउंड बना होगा, लेकिन दोनों के रिएक्टेंट्स सेम होंगे, रिएक्टेंट सेम होंगे, दोनों रिएक्शंस के, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट। क्लियर है? दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस होंगी, टू और मोर रिएक्शंस। इस लॉ की कुछ पहचाने हैं। पहचान नंबर 1, दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस एंड उन रिएक्शंस के रिएक्टेंट सेम लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट, तब ये लॉ लगेगा। एंड लॉ क्या कहता है कि तुम्हें किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स करना है, फिक्स मास ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, फिक्स मास ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो। मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया। अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। फर्स्ट रिएक्शन में 12 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है? 32 ग्राम से। तो बताओ 1 ग्राम कार्बन कितना ऑक्सीजन यूज करेगा? 32 by 12। सेम काम तुम सेकंड रिएक्शन के लिए करो। 6 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा था? 16 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन, क्योंकि हमने फिक्स करा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन will be combining with 16 by 6 ग्राम ऑक्सीजन। उसके बाद क्या करो, ये जो मासेस आए इनका रेशो ले लो, ये जो मासेस आए इनका क्या ले लो? रेशो ले लो। तो 32 by 12 अपॉन 16 by 6, इनका जो रेशो आएगा ना, ये हमेशा एक होल नंबर आएगा। चेक कर लेते हैं कि होल नंबर आ रहा है या नहीं। होल नंबर रेशो आएगा हमेशा, दिस विल बी ऑलवेज अ होल नंबर रेशो। देखो 1:1, अ होल नंबर रेशो। कोई डाउट? नो सर। ये लॉ है सिंपल सा। देखो लॉ दोबारा से पढ़ते हैं अब। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स,
the weight of one of the element which combined with fixed weight of another element. किसी एक का फिक्स कर दिया, दूसरे का वेट निकाला, और वो जो दूसरे का वेट का जो रेशियो है bears a simple whole number ratio. जो दूसरे एलिमेंट का वेट हमने निकाला उसका जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज अ होल नंबर रेशियो आएगा. लॉ समझ आया या नहीं? Yes, sir. प्रणव, रिधिमा, शुभ्रांग, सोहम, Yes, sir. दीक्षा, Yes, आर्यन, sir. अविष्का, Yes, sir. प्रतिष्ठा. Yes. Yes, Yes, sir. sir. देखो दोबारा से समझ लो, दो रिएक्शंस मिनिमम चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए, रिएक्टेंट सेम होने चाहिए. किसी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो, किसी भी एक रिएक्टेंट का मास फिक्स कर दो, एंड उस फिक्स्ड मास के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल दो. अमाउंट निकालने के बाद दोनों रिएक्शंस में उनका रेशियो ले लो. दैट रेशियो मस्ट बी अ होल नंबर रेशियो. अगर वो होल नंबर रेशियो आता है देन दैट योर लॉ इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट. सिंपल है. समझ आ गया या नहीं? Yes, sir. आ गया. ठीक, करो इसे नोट. और सर हम जो रिएक्टेंट फिक्स करेंगे उसका भी कोई क्राइटेरिया है कि ऐसे फिक्स होगा, या कोई हम अपनी मर्जी से ही कर सकते हैं? कोई भी रिएक्टेंट फिक्स कर लो, कितना भी अमाउंट फिक्स कर लो, तुम्हारी मर्जी. लाइक ऐसे नहीं है कि जो स्मॉल मतलब थोड़ी अमाउंट में दे रखा है वही फिक्स होगा? कम अमाउंट में उसी को फिक्स करना है. मैं यहाँ ऑक्सीजन को फिक्स कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है. अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, टेंशन मत लो. अगली क्लास में चैप्टर खत्म होगा, एंड अगली क्लास से पहले मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा कल. तुम्हें वो वीडियो को गो थ्रू करना है एंड उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है? कल क्लास में नहीं, कल तुम्हें एक वीडियो मिलेगी ग्रुप में. तुम्हें उस वीडियो को गो थ्रू करना है एंड उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड नोट्स प्रिपेयर करके मुझे पीडीएफ फाइल भेज देनी है. सिंपल. फिर हम देखते हैं आगे अगली क्लास में उसका क्या करना है. सर कल क्लास लोगे आप? क्लास नहीं लूंगा, एक वीडियो भेजूंगा. तुम्हें वो वीडियो गो थ्रू करनी है एंड उससे नोट्स प्रिपेयर करने हैं. उसको ओके समझ के प्रिपेयर करना है. आसान सा टॉपिक है, छोटा सा. क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी, फिर देखते हैं. क्लास नहीं होंगी, कल वीडियो भेजेंगे. Done, sir. डन. यस सर. इस क्वेश्चन पे आते हैं. देखो हमारी स्क्रीन पॉज की थी मैंने. देखो, the following data is obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. मतलब N2 and O2 are reacting to form different compounds. मतलब दोनों के रिएक्टेंट सेम है. देखो रिएक्शन को समझो कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. कह रहा है कि रिएक्टेंट्स सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट है. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि कौन सा लॉ लगेगा. मल्टीपल प्रोपोर्शंस लगेगा. अगर लगा तो कौन सा लॉ लगेगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं. हेलो,
मुझे ना एक टेस्ट मेल करना था एंड 2 मिनट मुझे टाइम दो। तुम लोग कितनी देर अगर क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो करो, मैं 2 मिनट में बस वापस आता हूँ, एक टेस्ट मेल कर दूं। ओके सर। चलो टेस्ट हो गया मेल। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, the following data is obtained when dinitrogen and dioxygen reacts to form different compounds। मतलब रिएक्टेंट सेम है एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट एंड डाटा तुम्हें दे रखा है कि एक केस में नाइट्रोजन का मास इतना, ऑक्सीजन का इतना, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए, कौन सा लॉ चल रहा है। एंड देखो, तुम्हारे दिमाग में खुद आना चाहिए कि रिएक्टेंट सेम है बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही लगेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है, किसी एक का अमाउंट फिक्स करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, N2 का मास फिक्स करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्सिंग मास ऑफ N2 एंड मैं यहाँ पे मास ऑफ N2 को 14 ग्राम फिक्स कर रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम 1 ग्राम फिक्स कर लो। कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए मैं 14 ग्राम फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा। 14 ग्राम के लिए कितना O2 लगेगा, 16। सेकंड सर ये हर पार्ट में आपने फिक्स कर दिया? हाँ, हर एक के लिए फिक्स कर दिया। एक बार फिक्स कर दिया तो वो हर एक के लिए है। ओके सर। अब उस 14 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो उस 14 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। सेकंड केस में मास कितना है, 32। 28 ग्राम के लिए 32 है, तो बताओ 14 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 16। 28 ग्राम के लिए 80 है, तो बताओ 14 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 40। 40 अब इन सबका रेशियो ले लो। रेशियो कितना आएगा, 16:32, रेशियो 16:40। कॉमन नंबर से काट दो, 4 से कट रहा है, अगेन 2 से कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:4, रेशियो 2:5। इट इज अ होल नंबर रेशियो, हेंस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज सेटिस्फाइड। समझ आया या नहीं? यस सर। ये किसी एक का डाटा फिक्स कर दो, कितना मर्जी फिक्स कर लो, तुम्हारे ऊपर है। अब मैंने डाटा को देखा, यहाँ पे 14 एंड 28 था, तो मुझे लगा कि 14 ग्राम फिक्स करना विल बी मच बेटर, क्योंकि 28 को भी मैं 14 में बड़े आराम से कन्वर्ट कर दूंगा एंड ऊपर तो 14 है ही, तो मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने 14 ग्राम फिक्स कर दिया। तुम 1 ग्राम फिक्स करके भी निकाल सकते थे, रेशियो सेम आता, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा चला जाता। रिधिमा, प्रतिष्ठा, अविष्का, रिक्षा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्या है, करो इसे नोट। सर डन।
डन। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखो, following percentage composition was obtained in the following two oxides of nitrogen. Show that the above data illustrates the law of multiple proportions. यहाँ तो डायरेक्टली कह दिया है कि law of multiple proportion is satisfied and you have to prove it. देखो ये केस 1 है। केस 1 के अंदर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ सैंपल को, तो ऑक्सीजन विल बी 36.4 ग्राम एंड नाइट्रोजन विल बी 63.6 ग्राम। सेकेंड केस के अंदर अगर हम देखें, अगेन एज्यूमिंग द सैंपल टू बी 100 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन हो जाएगा अपना 53.3 ग्राम्स एंड नाइट्रोजन बनेगा 46.7 ग्राम। मैं फिक्स करता हूं ऑक्सीजन को, फिक्सिंग ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितना फिक्स करूं, क्योंकि कोई प्रॉपर रेशियो मुझे दिख नहीं रही है एज सच, तो मैं 1 ग्राम ही फिक्स कर लेता हूं। ठीक है, तो 36 ग्राम के लिए 63.6 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 63.6। हाँ, 53.3 ग्राम के लिए इतना नाइट्रोजन है, तो 1 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन होगा? 46.7 डिवाइडेड बाय 53.3। तो अब तो क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ले लेते हैं दोनों का रेशियो। सर तो आपने 1 ग्राम फिक्स करा है? हाँ बिल्कुल, मैंने 1 ग्राम फिक्स किया, फिक्सिंग ऑक्सीजन को भी 1 ग्राम। अगर हम 36.4 ग्राम को फिक्स करते हैं तो नाइट्रोजन तो 63.6 ग्राम ही रहेगा, है ना? ऑक्सीजन फर्स्ट विल केस बी में आ जाएगा, फर्स्ट केस में रहेगा, लेकिन सेकंड केस में हमें डिवीजन करनी होगी n/o into 36.4। ठीक है, ओके। फिनिटरी मेथड से करना होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर उस तरीके से करना चाहो। तो नाइट्रोजन इन केस 1 अपॉन नाइट्रोजन इन केस 2, इसका रेशियो लेना है। तो केस 1 में आया है अपने पास 63.6 डिवाइडेड बाय 36.4, whereas in case 2 it is 46.7 divided by 53.3. On solving, it will be 43.6 divided by 36.4 multiplied by 53.3 and 46.7. तो ये रेशियो निकालो, एंड एज सच मुझे सर 63.6 है। कहाँ पे? सर वो 43.6 की जगह 63.6। अच्छा ठीक है, बाकी सब भी थोड़ा ध्यान दो, कई बार गलती हो जाती है, तो क्लास में बने रहे, सोने का कष्ट ना करें। लक्षिता समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। Approximately 2:1, hence law of multiple proportion is satisfied. आंसर आएगा 1.994, approximately 2। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो आंसर आ रहा है 1.994 by 1, which is approximately 2:1, hence this law is satisfied. समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। आसान है रिधिमा? यस सर। सर 1.994 by 1 क्यों किया? हाँ, सर 1.994 by 1 क्यों किया? मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने कैलकुलेटर से इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आया तो मेरा 1.9। 1.74 by 0.87। तो उसको डिवाइड करो ना, पूरा कितना आ रहा है, 0.87 से उसको डिवाइड करो, क्योंकि रेशियो तो नहीं आएगी एज सच प्रॉपर। हाँ, सो इट इज 2:1। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है? 2:1 हमारे पास 2 कहाँ थे? हमने तो एक ही का ही करा है रेशो। हमने 2 का रेशियो लिया ना, इसका नाइट्रोजन अपॉन इसका नाइट्रोजन। हाँ जी सर। masses of 2 nitrogen in 2 cases, there's a whole number ratio. ओके ओके, ठीक है। सिंपल सा है, वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग सा टॉपिक रहता है, तो चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर,
जो कल का टॉपिक है वो तो तुम लोगों को आता है, वो तो मतलब परसों का टॉपिक, एंड कल का टॉपिक भी जो मैं तुम्हें वीडियो भेजने वाला हूँ। चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्योंकि अगला लॉ सर बहुत अलग है। बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो और हमसे पूछते कि अगर ये लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है फिर नहीं, तो सर 1.994 आ रहा है तो नहीं करेगा ना? नहीं, इतना तो अप्रोक्सीमेशन लेना ही होगा हर्षवर्धन, क्योंकि 1.994 इज अप्रोक्सीमेटली 2। सर अगर 1.5/1 आता तो? अगर 1.5 आता ना तब भी मैं कहता इट इज ट्रू। बेसिकली ये लॉ ना हमेशा ही ट्रू बैठेगा, क्योंकि 1.5/1 का मतलब भी क्या है? 3/2। 3:2। तब भी मैं कहता दिस ओके लॉ सर। इज सेट। अगर तुम उसको किसी भी तरीके से होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो तो तुम्हें करना होगा। नहीं कर पा रहे फिर हम कह सकते हैं कि इट इज डिससेटिस्फाइड या इट डिसऑबे द लॉ। लेकिन अगर किसी भी तरीके से तुम उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके जा पा रहे हो तो लेके जाना है। अगले लॉ के लिए ना मुझे कोई एग्जांपल ढूंढने तो ऐसा सच नहीं तुम्हें वो समझ आएगा। मुझे इसके लिए कोई एग्जांपल ढूंढना होगा। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक करा रहे हो? लॉ 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 एक अभी तो 2 लॉज और पढ़ेंगे। अच्छा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हेडिंग डाल लो। पहले मैं लॉ समझाता हूँ फिर इस न्यूमेरिकल को कराऊंगा। डेफिनेशन तुम्हें इसकी याद ही करनी होगी, एक तरह की बहुत कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ये एक ऐसा लॉ है जो तुम्हें घुमा के रख देगा एक ट्रायंगल की तरह। जिस तरीके से समझा रहा हूं अगर उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। 3 एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। 3 एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे देखो कॉपर सल्फाइड। देखो यहाँ पे मुझे तुम्हें समझाना होगा साथ साथ। कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है। देखो यहाँ पे 3 चीजों का डाटा गिवन है। कॉपर सल्फाइड CuS, कॉपर ऑक्साइड CuO एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो यहाँ पे वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन है? कॉपर, ऑक्सीजन, सल्फर। पहले तो तुम्हें 3 एलिमेंट्स पहचानने हैं। जैसे ही तुमने 3 एलिमेंट्स देखे तो ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बाकियों में 3 एलिमेंट्स होते ही नहीं, सिर्फ 3 एलिमेंट इसी में है। समझ आया या नहीं? 3 एलिमेंट सबसे पहले तुम्हें ढूंढने हैं। ये क्लियर है? सर हम इनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं? हाँ, तुम कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन ऊपर लिख लो, सल्फर नीचे लिख लो, जैसे मर्जी लिखो, कोई इशू। अब क्या है इसमें समझो। मान लो ए और बी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है ए बी। ए और सी को कंपाउंड मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है AC। ठीक है। एंड बी और सी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है BC। यहां तक कोई डाउट? 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स में
कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। ए और बी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है ए बी, एंड बी और सी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है बी सी, एंड ए और सी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है ए सी। यहां तक कोई डाउट है? पहले यहां तक देख लो एक बार, क्योंकि लॉ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दिक्कत आए। सर नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट सर। ठीक है, अब देखो तुमने क्या करना है, यहां पे किसी एक का मास फिक्स कर लो, जो कॉमन एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर दो। ए का मास फिक्स कर दो, फिक्सिंग द मास ऑफ ए, तुम यहां से बी और सी का मास निकाल दो। निकाल लोगे? रुको, इसलिए ना मुझे एक क्वेश्चन ढूंढने दो जो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन बहुत परसेंटेज वाला, बहुत मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में ही। एंड मेरे पास और कोई क्वेश्चन फ्रेम करने दो। कोई बात नहीं, चलो फिर यहीं से चलते हैं। देखो दोबारा से समझ लो एक बार, तीन एलिमेंट्स ए बी एंड सी। ए और बी को मिला के कुछ कंपाउंड मिल रहा है ए बी, ए और सी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है ए सी। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन है? ए, उसको फिक्स कर दो। यहाँ पे मास ऑफ बी आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सी। इन दोनों का रेशियो ले लो, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सी का एक रेशियो आ जाएगा। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब नीचे भी तो देखो क्या मिल रहा है, मास बी और सी को मिला के कोई कंपाउंड मिल रहा है बी सी, तो एक रेशियो यहां से आ जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सी। एक रेशियो यहां से आ जाएगा। मान लो ये रेशियो आया x एंड ये रेशियो आया y। फाइनली तुम्हें क्या करना है? x और y का रेशियो लेना। जब तुम x और y का रेशियो लोगे, दिस रेशियो विल बी अ होल नंबर रेशियो। अगर ये होल नंबर रेशियो आता है तब हम कहेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट। दोबारा समझो, तीन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तीन एलिमेंट्स ढूंढते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा ही लगेगा। अब तीन एलिमेंट से तुम ट्राइंगल बनाओगे, किसी एक को फिक्स कर लो। मान लो ऊपर वाले को फिक्स कर लिया, हमेशा हमेशा ऊपर वाले को ही करो, ज्यादा आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले को फिक्स कर लिया, ए फिक्स कर लिया, तो यहाँ से बी का मास निकाल लो। ए फिक्स हो चुका है तो यहाँ से सी का मास निकाल लो। उन दोनों का एक रेशियो ले लो, ठीक है। उसके बाद नीचे एक रिएक्शन और है, वहां से एक और रेशियो आ जाएगा बी और सी का। तो दो रेशियोज आ गए बी और सी के। उन दोनों रेशियोज की जो वैल्यूज हैं, उनका जब रेशियो लोगे तो वो एक होल नंबर रेशियो आएगा। अगर वो होल नंबर रेशियो आता है देन द लॉ इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट। बी और सी के दो रेशियोज कैसे आए? एक तो यहीं से आ जाएगा बच्चे, देखो बी का मास आ जाएगा, यहां से सी का मास आ जाएगा फॉर फिक्सिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए को फिक्स किया। ए को फिक्स करने से ए बी में से बी का मास आ गया, ए सी में से सी का मास आ गया। तो बी का मास और सी का मास आ गया, उन दोनों का रेशियो ले लिया। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, बोलो अभिषेका। तो ऐसे तो मास ऑफ बी अपॉन सी सेम ही तो आएंगे दोनों में। नहीं आएंगे। अभी देख, मैं इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं, यहीं पे आ जाओ वापस, एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो कॉपर सल्फाइड है, इसके अंदर 66.5 ग्राम कॉपर है बेसिकली। अगर इतना कॉपर है तो सल्फर कितना होगा?
100 minus 66.5. 100 minus 66.5 which will be 33.5. 33.5 ग्राम इसके अंदर सल्फर है। सिमिलरली इसके अंदर देख लो, कॉपर ऑक्साइड के अंदर 79.9% कॉपर है, तो ऑक्सीजन कितना बचेगा? 20.1। फिर इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर 40% अगर सल्फर है तो 60 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन? कोई डाउट? तीनों में डिफरेंट डिफरेंट निकाल लिया, कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो। अब तुमने तीन एलिमेंट्स का ट्राइंगल बना लेना है, जिन तीन को मिला के रिएक्शन हो रही है। तो एक तो कॉपर दिख रहा है साफ साफ, एक सल्फर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड। देखो कॉपर सल्फर को मिला के क्या बनेगा? कॉपर सल्फाइड। यहाँ पे किसका डाटा गिवन है? कॉपर ऑक्साइड। एंड यहाँ पे किसका डाटा गिवन है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉपर सल्फर को मिला के कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्सीजन को मिला के कॉपर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन को मिला के सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा थे वो ले लो। यहाँ पे 66.5 ग्राम कॉपर है एंड जो सल्फर है वो है 33.5। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर 79.9 ग्राम इज कॉपर एंड 20.1 ग्राम इज ऑक्सीजन, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में 40 एंड 60 रेशियो है। 40 ग्राम इज सल्फर एंड 60 ग्राम इज ऑक्सीजन। कोई डाउट यहां तक? सर अब कॉपर का मास फिक्स कर दो, जो सबसे ऊपर है उसका मास क्या कर दो? फिक्स। जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसका मास फिक्स करना है, तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट इज कॉपर, उसका मास फिक्स करना है। कोई भी मास फिक्स कर लो, एज्यूमिंग इट टू बी 1 ग्राम। तो अगर 66.5 ग्राम के लिए 33.5 ग्राम सल्फर है, तो बताओ 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना सल्फर लगेगा? दिस मच ग्राम सल्फर। सिमिलरली अगर 79.9 ग्राम कॉपर के लिए 20.1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? दिस मच ग्राम ऑक्सीजन। कोई डाउट? नो सर। कॉपर को फिक्स करके मैंने यहां से क्या निकाल लिया? मैंने यहां से सल्फर का डाटा निकाल लिया, यहां से ऑक्सीजन का डाटा निकाल लिया। देखो सल्फर का डाटा एंड ऑक्सीजन का डाटा निकल आया। अब उन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो ले लो। सल्फर कितना है? 33.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 66। अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लेते हैं बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है तब तो और भी अच्छा है। 33.5 सर डिवाइडेड आई बाय थिंक 6.5। अच्छा नहीं, मैंने उल्टा करा है। 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 ही तो आ रहा है, तो जब इनका रेशियो लोगे तो आंसर 2 आएगा। अब मैंने तुम्हें क्या कहा? एक रेशियो तो हमारे पास 2 आ गई। अब दूसरी सल्फर ऑक्सीजन की रेशियो यहां से ले लो, 40 ग्राम सल्फर 60 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहां से तो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगी 40/60। 40/60 मतलब ये बनेगा 2/3। कोई डाउट? नो सर। एक रेशियो ये आई, एक रेशियो ये रही। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो सल्फर ऑक्सीजन रेशियो इन केस 1 डिवाइडेड बाय सल्फर ऑक्सीजन रेशियो इन केस 2। पहले केस में आंसर आ रहा था 2, दूसरे आंसर केस में आ रहा है 2/3। तो रेशियो कितना आ गया? 6:2 which is 3:1। It's a whole number ratio। It's a whole number ratio। तो हम कह सकते हैं लॉ इज सेटिस्फाइड। पर सर होल नंबर रेशियो तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस में भी आता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी? मल्टीपल प्रोपोर्शंस में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, वहां पे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आएंगे। ओके सर। मल्टीपल प्रोपोर्शंस में रिएक्टेंट हमेशा सेम रहेंगे,
यहाँ पे रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, देखो कभी कॉपर सल्फर, कभी कॉपर ऑक्सीजन, कभी सल्फर ऑक्सीजन, फर्क है दोनों। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अविष्का, दृक्षा, हर्षवर्धन, लक्षिता, रिधिमा, शुभ्रांग, सोहम? यस सर, क्लियर है सर। करो नोट। आगे बाकी बच्चे क्यों लीव कर गए हैं क्लास? ना नागेंद्र है, ना अलंकृति है, प्रणव भी नहीं है, आई थिंक प्रणव भी लीव कर गया है। नहीं, प्रणव है। प्रणव समझ आ रहा है? यस सर। ये लॉ बहुत अलग है, बहुत, लेकिन अगर ध्यान से करोगे ना तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लिख लिया सबने? सर प्लीज वेट। आराम से करो, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। सर इन टोटल कितने लॉज हैं? एक और है बच्चे, वो आज नहीं कराऊंगा, वो बहुत आसान है, वो 5 मिनट का काम है, उसमें कोई दिक्कत, वो अपने मास कंजर्वेशन के जैसा है, बहुत आसान सा लॉ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन लॉ था वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा मैं अभी, एंड वो करवाऊंगा, पहले ये नोट कर लो। सर अगर इसमें 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो भी ये लॉ लगेगा? 3 से ज्यादा होंगे ही नहीं बच्चे, ये है ही ट्रायंगल के लिए, जब तक मतलब ट्रायंगल जैसे नहीं कोई बनेगा तब तक ये लॉ। ये लॉ स्पेशली ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में लगेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, कर लिया ये नोट? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मैं ही कराऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरी 7:30 दूसरी क्लास भी है, एंड सच अगर मैंने तुम्हें टाइम दिया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखो एक तो PCl3 है, PCl3 के अंदर 22.57 फॉस्फोरस है, एंड तो बाकी का क्लोरीन होगा, कैलकुलेशन साथ साथ ही कर लेता हूँ मैं। तो
57 माइनस 100। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, मैं चाहे स्टूडेंट नॉन मेडिकल का रहा हूँ लेकिन मैथ्स बड़ी वीक थी। एंड PH3 के अंदर फॉस्फोरस है 91.18, तो बाकी का बचा हुआ 8.2, दिस विल बी हाइड्रोजन। HCl में 97.23% इज क्लोरीन, 2.77 आएगा, 2.77 दिस विल बी क्लोरीन। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर 2 क्लोरीन आ गए HCl वाले में। मतलब सर आपने 97.23 क्लोरीन लिखा और 2.77 भी क्लोरीन लिखा। अच्छा, तो ये क्लोरीन नहीं होगा ना, फिर ये हाइड्रोजन। अब 3 एलिमेंट्स ढूंढ लो अलग अलग। 3 एलिमेंट्स अगर अलग अलग ढूंढ पाए तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट मैं फॉस्फोरस कर लेता हूँ। फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बिल्कुल, 3 एलिमेंट्स अलग अलग मिल गए। अब इन तीनों को अलग अलग ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस क्लोरीन को मिला के PCl3 दे रखा है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन को मिला के दे रखा है PH3, एंड यहाँ पे दे रखा है HCl। PCl3 में अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिक्स कर देता हूँ, फिक्सिंग द मास ऑफ फॉस्फोरस टू बी 1 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम फॉस्फोरस फिक्स कर रहा हूँ तो PCl3 में क्लोरीन कितना आएगा? 22.7 के लिए इतना क्लोरीन है, तो 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए कितना क्लोरीन हो जाएगा? दिस विल बी 77.43 डिवाइडेड बाय 22.57। सिमिलरली PH3 में 91.18 फॉस्फोरस के लिए 8.2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए? 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए 8.2 डिवाइडेड बाय 91.18 दिस मच हाइड्रोजन। तो अब मैंने यहाँ से क्या करना है, क्लोरीन हाइड्रोजन का रेशियो ले लेना है। ये क्लोरीन था ना, दिस मच क्लोरीन, तो अब मैंने क्लोरीन हाइड्रोजन का रेशियो ले लेना है। क्लोरीन हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है फ्रॉम अबव टू डाटास। तो रेशियो क्या आएगा 77.43 डिवाइडेड बाय 22.57 होल डिवाइडेड बाय 8.2 डिवाइडेड बाय 91.8। सॉल्व करने पे लग जाओ। 77.43 divided by 22.57 multiplied by 91.8 divided by 8.2 38.4। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन का रेशियो यहां से भी ले लो। तो क्लोरीन था अपने पास 97.23, हाइड्रोजन इज 2.77, तो 97.23 divided by 2.77 this will be 35.1। अब ये बंद हो गया से 35.101। अब दोनों रेशियोज का एक रेशियो कॉमन ले, तो क्लोरीन हाइड्रोजन इन रेशियो 1 डिवाइडेड बाय क्लोरीन हाइड्रोजन इन रेशियो 2। ऊपर वाला रेशियो आ रहा था अपने पास 38.4 एंड नीचे वाला रेशियो आ रहा है 35.101। 38.4 divided by 35.101 this will be 1.09, approximately 1:1। Since it's bearing a whole number ratio, hence the law is satisfied. Without? नो सर। करो इसे। देखो है आसान, अगर थोड़ा समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आज का तुम्हारा काम क्या है? आज का तुम्हारा काम यही है कि जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए उसी को तुम समझ के कर लो। एंड मैं तुम्हें हो सका तो रात तक कुछ क्वेश्चन इस पे और भेज दूंगा, 2-3 एटलीस्ट हर एक लॉ पे एक क्वेश्चन भेज दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। सर ठीक है? आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी भेज देना। हाँ, रिकॉर्डिंग तो
Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का काम अगली क्लास में करेंगे। इसको जरूर पढ़ना, सीबीएसई में 100% आएगा ये क्वेश्चन इनमें से किसी एक लॉ पे, एंड ज्यादा चांसेस है कि वो मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे आएगा, ज्यादा चांसेस मल्टीपल प्रोपोर्शन के, चाहे रेसिप्रोकल मुश्किल है लेकिन ज्यादा चांसेस मल्टीपल के हैं आने के। ठीक है, मेंस में नहीं आता, ना ही नीट में आता है, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं 20 to 25% इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे भी नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें आज का लेक्चर थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया होगा, एक बार तुम्हें दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी होगी, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें समझ आया है या नहीं, लेकिन होपफुली तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि बिल्कुल ही समझ ना आया। अविष्का, प्रतिष्ठा, हर्षवर्धन, लक्षिता, समझ आया? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। डाउट्स हैं तो रुको, अदरवाइज जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।